हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट एजी 503 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉपिक है सुगर केन टॉप बोरर। ठीक है, सुगर केन टॉप बोरर एक पेस्ट है, एक इंसेक्ट है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सुगर केन टॉप बोरर क्या है, ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम पढ़ेंगे, फैमिली पढ़ेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर यह पाया जाता है या किस प्रकार से हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, कौन कौन सी इसके जीवन चक्र में अवस्था होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इसका मैनेजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, मतलब इससे छुटकारा कैसे पाएंगे। तो इन सभी बातों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछता है। और अभी आपके 5 से 6 दिन पहले महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का एग्जाम हुआ है, वहां के एग्जाम में भी इस प्रश्न को पूछा गया है और पिछले जो भी पेपर हुए लगातार सब में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट का नाम है पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोर्ड ग्रेन देयर मैनेजमेंट एजी 503, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एगोला बेधक के बारे में। इसको हिंदी में बोला जाता है अगोला बेधक या सुगर केन टॉप बोरर। ठीक है, अगोला बेधक या सुगर केन टॉप बोरर। इसका अन्य नाम भी है, जैसे सलाई इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सलाई। मैं बता देता हूं यहीं पे, इसका अन्य नाम है सलाई गाबसुख, सलाई गाबसुख। ठीक है, उसके बाद फुंगा चोटी बेधक, चोटी बेधक। टॉप बोरर है तो इस चीज का नाम चोटी बेधक भी पड़ गया है। ठीक है, तो अगोला बेधक इसका सामान्य नाम है, इंग्लिश में इसको सुगर केन टॉप बोरर कहते हैं। अन्य नाम इसका सलाई गाबसुख, फुंगा तथा चोटी बेधक है। अब चलिए देखते हैं इसका बोटेनिकल नेम क्या है, जिस नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है उस नाम से जानेंगे इसको। ठीक है, तो विश्व में इसे या बोटेनिकल नाम इसका होता है स्क्रिपोफागा निवेला। ठीक है, स्क्रिपोफागा निवेला। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है स्क्रिपोफागा। मैं लिख देता हूं तो इसको देख लीजिए आप लोग। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? स्क्रिपोफागा निवेला। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जो टॉपिक बताता हूँ इंपॉर्टेंट रहता है तभी बताता हूँ। तो इसका बोटेनिकल नेम है स्क्रिपोफागा निवेला। इसकी फैमिली है पायरालिडे। फैमिली कौन सी है? पायरालिडे। मैं फैमिली को भी लिख देता हूँ, इसको आप लोग देख लीजिए होंगे। तो स्क्रिपोफागा निवेला इसका बोटेनिकल नेम। इसका फैमिली है पायरालिडे, पायरालिडे इसकी फैमिली है। ठीक है, पायरालिडे फैमिली किसकी है? सुगर केन टॉप बोरर की। बोटेनिकल नेम क्या है इसका? स्क्रिपोफागा एक्सर सॉरी स्क्रिपोफागा निवेला। ऑर्डर कौन सा है, मतलब गढ़? तो लेपिडोप्टेरा। ठीक है, लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है। और इसकी फैमिली की बात करें तो पायरालिडे है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं इसका होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट पर पोषी पौधा तो गन्ना, ज्वार, कांस, सरकंडा तथा दूब आदि जो है इसका होस्ट प्लांट है। ठीक है, इसके पोषक पौधे हैं। ठीक है, इन पौधे से पोषक प्राप्त करता है। किस किस से? गन्ना, ज्वार, कांस, सरकंडा तथा दूब से। या क्या करता है? पोषक प्राप्त करता है। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, मतलब विश्व में कहाँ पर पाया जाता है, भारत में कहाँ पर पाया जाता है। तो विश्व में लगभग सभी देशों में यह पाया जाता है। ठीक है, गन्ना उत्पादन वाले। देखिए, कोई भी पूछ लेना आपको, यदि नहीं समझ में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखे, तो आप लिखिएगा विश्व में जो भी फसल हो, जैसे गन्ना है तो गन्ना उत्पादन करने वाले सभी देशों में यह पाया जाता है। मुख्य रूप से या कुछ देशों का नाम लीजिएगा, वहां पर पाया जाता है। भारत में मुख्य रूप से कुछ राज्य का नाम लिख दीजिएगा, वहां पर पाया जाता है। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे यदि आपको याद नहीं है तो। ठीक है, तो भारतवर्ष में सबसे सभी गन्ना उगाने वाले प्रदेशों में मुख्यतः उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, मद्रास तथा मैसूर में अधिकता से यह पेस्ट पाया जाता है। ठीक है, यह पेस्ट अधिकता से पाया जाता है। कौन? सुगर केन टॉप बोरर, अगोला बेधक। चलिए देखते हैं इसका नेचर ऑफ डैमेज, क्षति की प्रकृति। क्या देखेंगे? क्षति की प्रकृति देखेंगे। तो हानिकारक अवस्था इसकी जो होती है केवल सुंडी होती है। ठीक है, इसकी केवल हानिकारक अवस्था क्या होती है? सुंडी होती है। सुंडी जो इसकी अवस्था होती है, सुंडी को बोलते हैं लार्वा। लार्वल अवस्था जो होता है, उसी अवस्था में यह क्या करता है? हमारी फसलों को डैमेज करता है, उसी अवस्था में हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। इसके काटने तथा चबाने वाले मुखांग होते हैं। यह जो शुगर केन टॉप बोरर होता है, इसका काटने वाला तथा चबाने वाला मुखांग होता है। इसका प्रकोप नई फसल पर सर्वप्रथम मई के महीने से शुरू होता है। नई फसल पर इसका प्रकोप मई के महीने से शुरू होता है। प्रारंभ में सुंडी या लार्वा अत्यधिक छोटा होता है तथा पत्तियों के मध्य शिरा से सुरंग बनाता है। प्रारंभ के समय में यह जो टॉप बोरर होता है या लार्वा होता है,
यह अत्यधिक छोटा होता है तथा पत्ती के जो मध्य सिरा होता है, मिड रिब होता है, वहां से सुरंग बनाता है, वहां से छेद बनाता है हुआ पौधे के ऊपरी। तो प्रारंभ में जो सुंडी होती है वो अत्यधिक छोटी होती है तथा पत्तियों की मध्य सिरा से सुरंग बनाती हुई पौधे के ऊपरी भाग में पहुंच जाता है। ठीक है, कहाँ पर पहुंच जाता है? पौधे के ऊपरी भाग में पहुंच जाता है। यहाँ तक कि पौधे के ऊपरी सिरे से नीचे की ओर 3 से 5 पोरों तक सुरंग बना लेता है। ठीक है, यहाँ तक कि पौधे के ऊपरी जो सिरे होते हैं उनसे नीचे की ओर 3 से 5 पोर को बोला जाता है इंटरनोड। ठीक है, तो 3 से 5 पोरों तक सुरंग बना लेता है। यह सुरंग सुंडी की विष्ठा तथा निमोचित खाल द्वारा भरी रहती है। यह जो सुरंग होती है वह लार्वा के विष्ठा और निमोचित खाल द्वारा भरी रहती है। तो यह था इसका नेचर ऑफ डैमेज। अभी और भी है, इसमें आगे देखते हैं। इसका सबसे अधिक प्रकोप जुलाई से सितंबर तक होता है। तो शुगर केन टॉप बॉरर का सबसे अधिक प्रकोप कब होता है? तो जुलाई से सितंबर तक होता है। इसके प्रकोप से गन्ने के वजन में लगभग 1620% की कमी आती है। ठीक है, कितना प्रतिशत कमी आती है? इस कीट की वजह से, इस पेस्ट की वजह से गन्ने के वजन में 16 से 20% तक की कमी आ जाती है। तथा शर्करा में शुगर बोलते हैं, जिसे चीनी बोलते हैं, उसमें 2.5 से 3% तक की कमी आ जाती है। वजन में 16 से 20% की और शर्करा में 2.5 से 3% तक की कमी आ जाती है। इसके प्रकोप से डेड हार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके प्रकोप से क्या होता है? डेड हार्ट हो जाता है। याद रखिएगा, यह इसका प्रकोप जिसके ऊपर होता है उस पौधे पर क्या होता है? डेड हार्ट हो जाता है। डेड हार्ट बनने से पौधे की बढ़वार रुक जाती है तथा बगल से पत्तियां निकल आती हैं, जिससे इसका सिर गुच्छेदार अथवा शाखामय हो जाता है। जिससे क्या होता है? इसका जो सिर होता है वह गुच्छेदार तथा शाखामय हो जाता है। इसे गुच्छ शीर्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गुच्छ शीर्ष भी कहते हैं। इसको गुच्छ शीर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं बंची टॉप। क्या बोला जाता है? बंची टॉप। तो इसे बंची टॉप भी कहते हैं, बंची टॉप। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? बंची टॉप भी कहते हैं। ठीक है, यदि इसके डेड हार्ट को पकड़ कर खींचा जाए तो यह बाहर आ जाता है। ठीक है, इसके डेड हार्ट को पकड़ कर खींचा जाएगा तो यह क्या होता है? बाहर आ जाता है तथा सड़ा हुआ होता है, जिससे एक विशेष प्रकार की दुर्गंध भी आती है। जिससे क्या होता है? एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। लाइफ हिस्ट्री देखेंगे, या जीवन काल बोल सकते हैं, जीवन चक्र भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसके जीवन काल में कुल 4 अवस्थाएं होती है। यह जो शुगर केन टॉप बॉरर होता है, इसके जीवन काल में कुल कितनी अवस्थाएं होती है? 4 अवस्थाएं होती हैं। एक से बनता है लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से अडल्ट। ठीक है, एक लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। शुगर केन टॉप बॉरर के जीवन कितनी अवस्थाएं होती है? कुल 4 अवस्था होती हैं। एक लार्वा, प्यूपा, अडल्ट। तो एक अवस्था देखेंगे इसकी अंडे की अवस्था। ठीक है, तो मादा कीट जो होता है मैथुन के पश्चात पत्तियों के निम्न तल पर 5 से 8 के झुंड में अंडे रखती हैं। ठीक है, मादा कीट मैथुन के पश्चात, जब मादा कीट का मैथुन आता है उसके पश्चात क्या करती हैं? पत्तियों के निम्न तल पर 5 से 8 के झुंड में अंडे देती हैं। यह अंडे जो होते हैं एक दूसरे पर चढ़े हुए तथा झुंड में 30 से 40 अंडे तक दिए जाते हैं। ठीक है, यह देखिए 5 से 8 के झुंड में अंडे देती हैं। कहाँ पर? पत्तियों के निम्न तल पर। ठीक है, और एक झुंड में 30 से 40 अंडे तक देती हैं। ठीक है, अंडे का झुंड नारंगी रंग के रोमों से ढका हुआ होता है। अंडे का जो झुंड होता है वह नारंगी रंग के रोमों से क्या होता है? ढका हुआ होता है, जो कि मादा के उदर के झुंड में बालों के गुच्छे से टूटकर लग जाते हैं। ठीक है, कहाँ से लग जाते हैं? जो कि मादा के उदर के झुंड में बालों के गुच्छे से टूटकर लग जाते हैं। प्रत्येक अंडा जो होता है गोल, चपटा, नारंगी भूरे रंग का, लगभग 1.2 मिलीमीटर लंबा तथा 1 मिलीमीटर चौड़ा होता है। सभी अंडे कितने कितने मिलीमीटर के होते हैं? तो प्रत्येक अंडा गोल, चपटा, नारंगी भूरे रंग का, लगभग 1.2 मिलीमीटर लंबा तथा 1 मिलीमीटर चौड़ा होता है। पकने पर इस अंडे का रंग क्या हो जाता है? हल्का भूरा हो जाता है और अंडे 9 से 12 दिन में पककर फूटते हैं। अंडे जो होते हैं 9 से 12 दिन में पककर फूटते हैं, जिनमें से सुंडी बाहर निकलती है। सुंडी को बोलते हैं इंग्लिश में लार्वा। ठीक है, एक के बाद क्या निकलता है? लार्वा। जो अंडे की अवस्था होती है 9 से 12 दिन की होती है। 9 से 12 दिन की अवस्था होती है अंडे की। अंडे से 9 से 12 दिन की अवस्था के बाद क्या निकलते हैं? लार्वा निकलता है। अब देखेंगे हम लोग लार्वा के बारे में। ठीक है, लार्वा को क्या बोला जाता है? सुंडी बोला जाता है। सुंडी, ध्यान दीजिएगा, सुंडी। यही जो लार्वल अवस्था है यही फसलों को नुकसान पहुंचाता है, और इसके तीनों अवस्थाएं फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या करता है? फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है। तो अंडे से निकलने के पश्चात सुंडी सफेद रंग की, जिसका सिर काला तथा लगभग 22 मिलीमीटर लंबा होता है। ठीक है,
अंडा जब फूटता है तो उसमें से जो सुंडी निकलता है, जो लार्वा निकलता है, वह काले रंग का लगभग 22 मिलीमीटर लंबा होता है। ठीक है, ये पत्तियों के मध्य सिरा में घुसकर ऊपरी पोरियों में पहुंच जाता है। ठीक है, पत्तियों के मध्य सिरा में घुसता है, घुसकर कहाँ पर पहुंच जाता है, ऊपरी पोर में पहुंच जाता है तथा सुरंग बनाकर रहता है। क्या करता है यह, सुरंग बनाकर रहता है। सुंडी जो होता है अपने जीवन काल, सुंडी को बोलते हैं लार्वा, लार्वा अपने जीवन काल में 4 बार त्वचा निर्मोचन करती है तथा पूर्ण विकसित होने पर यह लगभग 28 मिलीमीटर लंबी तथा 45 मिलीमीटर मोटी होती है। ठीक है, लार्वा जो होता है अपने पूरे जीवन काल में 4 बार त्वचा निर्मोचन करता है, मोल्टिंग करता है तथा पूर्ण विकसित होने पर यह लगभग 28 मिलीमीटर लंबा तथा 45 मिलीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, इसके पीठ के मध्य में एक लंबाकार मटमैली धारी होती है। इस समय सुंडी जो होता है सुरंग के समकोण पर बाहर की ओर एक छिद्र बनाता है। इस समय क्या करता है, जिस समय इसके शरीर पर मटमैली लंबी धारी होती है, इस समय सुरंग के समकोण पर बाहर की ओर एक छिद्र बनाता है जो मुख के रस से बंद रहता है। जो क्या करता है, होता है मुख के रस से बंद होता है। इसी छिद्र के द्वारा बाद में प्रौढ़ कीट बाहर निकलता है। इसी छिद्र के द्वारा बाद में क्या होता है, प्रौढ़ कीट जो होता है, अडल्ट जो होता है, वह बाहर निकलता है। यह लगभग 12 से 35 दिन बाद प्यूपा में बदल जाता है। ठीक है, तो अंडे की अवस्था 9 से 12 दिन, फिर लार्वा की अवस्था 12 से 35 दिन होता है। 12 से 35 दिन बाद लार्वा जो होता है वह प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है। प्यूपा को हिंदी में बोला जाता है कृमि कोष। क्या बोला जाता है, कृमि कोष, याद रखिएगा। तो प्यूपा की अवस्था देखेंगे, प्यूपल अवस्था इसको बोलते हैं। तो देखिए सिर्फ नुकसान का अवस्था कौन सा है, तो नुकसान का अवस्था सिर्फ आपका लार्वल अवस्था है। लार्वा के अवस्था में ये क्या करता है, यह फसलों को नुकसान पहुंचाता है और अन्य अवस्था पर फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो कृमिकोष या प्यूपा, तो पूर्ण विकसित हो जाने पर सुंडी छिद्र की ओर मुंह करके कृमिकोष में बदल जाता है। ठीक है, जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है सुंडी तो वह छिद्र की ओर मुंह करके कृमिकोष में बदल जाता है, प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा रेशमी धागों से ढका हुआ रहता है। प्यूपा एक तरह का उसमें रेशमी धागे जैसा आकार होता है, उससे ढका हुआ रहता है। इनका रंग बादामी एवं लंबाई 16 से 18 मिलीमीटर होता है। प्यूपा का रंग बादामी एवं आकार 16 से 18 मिलीमीटर का होता है। कोषावस्था में या प्यूपल अवस्था में 10 से 12 दिनों की होती है। इनकी जो प्यूपल अवस्था होती है, प्यूपा अवस्था होती है, कितने दिन की होती है, 10 से 12 दिनों की होती है। इसके पश्चात ये प्रौढ़ में बदल जाते हैं। ठीक है, तो पहले मैंने बताया अंडे की अवस्था, अंडे की अवस्था होती है 9 से 12 दिन। ठीक है, उसके बाद लार्वा की अवस्था होती है 12 से 35 दिन और प्यूपा की अवस्था होती है 10 से 12 दिन। 10 से 12 दिन बाद यह अडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। 10 से 12 दिन बाद क्या होता है, यह अडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। अडल्ट मतलब होता है प्रौढ़। तो प्रौढ़ कीट में सफेद तथा लगभग 2.5 मिलीमीटर लंबा एवं पंख विस्तार 30 मिलीमीटर का होता है। ठीक है, ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो कृमिकोष होता है, प्यूपा होता है, वह क्या होता है 10 से 12 दिनों के बाद प्रौढ़ में बदल जाता है। प्रौढ़ कीट में सफेद रंग, प्रौढ़ कीट रंग में सफेद तथा लगभग 2.5 मिलीमीटर लंबा एवं पंख विस्तार 30 मिलीमीटर होता है। इनका सिर छोटा, आंख काली तथा धागाकार एंटनी होती है। ठीक है, इनमें धागाकार फिलीफॉर्म एंटनी पाई जाती है। मादा प्रौढ़ कृमिकोष से निकलने के पश्चात, मादा प्रौढ़ जो होते हैं, फीमेल अडल्ट जो होता है, वह प्यूपा से निकलने के पश्चात 2-3 दिन बाद मैथुन करती है। ठीक है, 2 या 3 दिन बाद मैथुन करती है तथा मैथुन के दूसरी रात अंडे देना प्रारंभ करती है। मैथुन के 1 से 2 दिन बाद अंडे देना प्रारंभ करती है। इस प्रकार इसका पूरा जीवन चक्र 42 से 51 दिन में पूरा हो जाता है। कितने दिन में, 42 से 51 दिन में पूरा हो जाता है। मैं एक बार इसका जीवन चक्र आपको बनाकर तो दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, सबसे पहले एग की अवस्था होती है। ठीक है, एग की अवस्था जो होती है वह होती है 9 से 12 दिन की। ठीक है, 9 से 12 दिन। उसके बाद एक के बाद 9 से 12 दिन में लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। लार्वा, लार्वा की अवस्था कितने दिन की होती है, तो लार्वा की अवस्था होती है 12 से 35 दिन की। इसी अवस्था में हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। फिर 12 से 35 दिन बाद ये लार्वा किससे बदल जाता है, प्यूपा में। किसमें बदल जाता है, प्यूपा में। प्यूपा की अवस्था होती है 10 से 12 दिन। ठीक है, लार्वा से 12 से 35 दिन बाद, 12 से 35 दिन बाद ये प्यूपा में बदलता है और प्यूपा की अवस्था होती है 10 से 12 दिन। ठीक है, फिर 10 से 12 दिन बाद यह प्यूपा अडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। अडल्ट में, फिर अडल्ट में परिवर्तित हो जाता है। अडल्ट में परिवर्तित होने के बाद मादा, जो मादा टॉप बॉलर होता है, वह क्या करता है, मैथुन करता है। मैथुन के 2 दिन बाद यह अंडे देना प्रारंभ करती है और यही जीवन चक्र लगातार चलता रहता है। यही चक्र लगातार चलता रहता है, इसीलिए इसको जीवन काल या लाइफ साइकिल, जीवन इतिहास, लाइफ हिस्ट्री बोला जाता है। तो यह था इसका लाइफ हिस्ट्री। आगे देखेंगे, अब एक पॉइंट और रह गया, मैनेजमेंट। क्या, मैनेजमेंट। तो खेत के पास प्रकाश प्रपंच लगाकर कीटों को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, खेत जहाँ पर भी हो गन्ने का, वहां पर प्रकाश प्रपंच लगाना चाहिए। प्रकाश प्रपंच लगाकर कीटों को नष्ट कर देना चाहिए। अंडे वाली पत्तियों को,
ठीक है, अंडे वाली पत्तियों को तथा क्षतिग्रस्त गन्ने के पौधे को एकत्रित करके उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। जहां पर भी अंडे वाली पत्ती और क्षतिग्रस्त गन्ने का पौधा हो उसे एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। गन्ने की फसल को फरवरी के अंदर तक अवश्य काट लेना चाहिए। ठीक है, गन्ने की जो फसल हो उसके फरवरी के अंदर तक अवश्य काट लेना चाहिए, ताकि शीत निष्क्रियता करती हुई सुंडियां नष्ट हो जाएं, ताकि जो सुंडी शीत निष्क्रियता में जा रही हैं वह क्या हो जाए, वह नष्ट हो जाए। इसके लिए हमें गन्ने की फसल को फरवरी के अंदर तक अवश्य काट लेना चाहिए। आगे देखते हैं, पेड़ी की फसल नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, रैटून की जो फसल होती है, पेड़ी की जो फसल होती है, गन्ने की कट जाने के बाद दूसरी फसल उसी पौधे से लिया जाता है, उसको नहीं लेना चाहिए। कीट प्रतिरोधी किस्म जैसे COS 761, 796, BO 10, 22, 24 जैसी प्रजातियों को बोना चाहिए, मतलब जो इस कीट के प्रति क्या हो, प्रतिरोधी हो। यदि कोई पौधा ग्रसित हो गया तो उसमें 0.1% की दर से इंडोसल्फान के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कितना? 0.1% की दर से इंडोसल्फान के घोल का छिड़काव करना चाहिए। कीट का प्रकोप हो जाने पर ग्रसित कोपलों पर यदि कार्बोफ्यूरान ग्रेन्यूल्स 3% का प्रयोग 15 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से किया जाए तो इससे भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ठीक है, और यदि ग्रसित पौधा है तो ग्रसित पौधे में 0.1% क्यूनल फास का घोल 1200 से 1500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करके इसके आक्रमण को कम किया जा सकता है, या आप वहां पर इंडोसल्फान 0.1% का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, और इनके प्राकृतिक शत्रुओं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे इसका जो अंडा होता है उसको ट्राइकोडर्मा जो होता है वह क्या करता है, इसका प्राकृतिक शत्रु उसको खा जाता है। क्रीमकोस जो होता है, क्रीमिकोस को बोला जाता है क्या, प्यूपा जो होता है इसका प्राकृतिक शत्रु होता है अपेंटेलिस फ्लैविप्स। ठीक है, यह क्या करता है, यह जो उसको खाने का कार्य करता है। ठीक है, तो यह था आप लोगों का शुगर केन टॉप बोरर या अगोला बेधक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।